Okay, so before starting real force and pseudo force, first contact and non-contact force. First, contact force. Contact force means the physical acting forces or physical contact to any body which produces a deformation or displacement in a body is called as contact force. For example, consider this is our body. If we applied a physically force or one external force on this body, तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको फोर्स, इसको डिस्प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फिजिकल फोर्स एक्ट करना पड़ेगा, राइट? एक्सटर्नल फोर्स, यही एक्सटर्नल फोर्स है आपका. जब तक हम लोग इस पे फोर्स एक्ट नहीं करेंगे ये बॉडी मूव होगा क्या? पॉसिबल नहीं है ना. मतलब इसको क्या करना पड़ेगा आपको? बॉडी को डिस्प्लेस या डिफॉर्म करने के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूँ व्हाट इज मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स जब तक कोई बॉडी डिस्प्लेस नहीं होता है, किसकी वजह से डिस्प्लेस होगा? ड्यू टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, and that force is must be in physical contact. Means like this. अगर जब तक कोई बॉडी पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तब तक ये बॉडी मूव होगा क्या? होगा? पॉसिबल ही नहीं है. मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉडी ड्यू टू द फिजिकल कांटेक्ट इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स. अभी बॉडी मूव होगा आपका फिजिकल कांटेक्ट में, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक बॉडी आप लोग कंसीडर कर लो, यहां से एक फोर्स एक्ट करना है F. दिस F इज अ फिजिकल फोर्स. ठीक है? अब ये फिजिकल फोर्स हो गया F. अगर ये रिमूव कर दिया, ये बॉडी मूव होगा किधर में? पॉसिबल ही नहीं है. मतलब इसको डिस्प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करना पड़ेगा. दिस एक्सटर्नल फोर्स इज अवर physical force and this physical force is our contact force. तो जब तक कोई बॉडी किसी एक्सटर्नल फोर्स के कांटेक्ट में नहीं आता है वो हमारा कांटेक्ट फोर्स नहीं हो. ठीक है? The next non-contact force means without applying a physical force. Example, gravitational force. अगर आप लोग कोई बॉडी ड्रॉप करते हो, फॉर एग्जांपल ये हो गया, यहां से अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा, ये होल्ड किया हुआ है, जैसे इसको ड्रॉप कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. डाउनवर्ड आया मींस इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है बट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट. कोई फोर्स टच कर रहा है इसको? नहीं. दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बराबर है? ये किधर जाएगा? डाउनवर्ड. ये हम लोगों का नॉन कांटेक्ट. इसके बाद जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा था आप लोगों ने, टाइप ऑफ फोर्सेस 4 टाइप के थे हम लोगों के पास. सॉरी, बेसिकली 3 टाइप के हैं. पहला आप लोगों का है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और तीसरा है हम लोगों का न्यूक्लियर फोर्स. अब न्यूक्लियर फोर्स में 2 टाइप होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीकर. ठीक है? एक बार और उसका रिवीजन में लेते हैं. द टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट फोर्स इज आवर gravitational force. The definition of this force is the force of attraction between the two masses. Two masses is not a horizontal masses, it is a vertical masses. For example, यहाँ से अगर कोई चीज आप लोग ड्रॉप करते हो, ये इसका मास m1 है, ये किधर आएगा? डाउनवर्ड. यहाँ पे बहुत बड़ा आपके पास मास है, that is our m2. This m2 is our अर्थ. अगर कोई भी चीज ड्रॉप करोगे, फॉर एग्जांपल ये मार्कर अगर मैं ड्रॉप करूं तो ये किधर जाएगा आपका? डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब वन ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? टुवर्ड द सेकंड ऑब्जेक्ट. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. बेसिकली हम लोगों ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स अब तक के पढ़ा है, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स विच गोज टुवर्ड द अर्थ is called as gravitational force. मीनिंग सबका वही है, अलग अलग पोजीशन पे उसको डिफाइन अलग अलग तौर पे किया जाएगा. फॉर एग्जांपल फर्स्ट, ये एक मास, दूसरा मास जिसमें मैं खड़ा हूँ, अगर ये यहाँ से ड्रॉप करते हैं तो ये दूसरे मास की तरफ जाएगा, ये ऊपर नहीं आएगा.
बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? ओके ठीक है, ये मार्कर जब नीचे आ जाएगा, आ गया कांटेक्ट में, उसके बाद और नीचे जाएगा क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस, और इन अदर वर्ड gravitational force is directly proportional to the product of two masses m1 m2 and inversely proportional to the square of the distance between two masses. ये फर्स्ट मास m1, ये आपका सेकेंड मास m2. the distance between the two masses is our r. So gravitational force is directly proportional to the product of two masses m1 and m2 and inversely proportional to the square of distance between two masses upon r square. Okay, so consider if m1 is equal to small m, means this is the mass of object, m2 is equal to capital M, this is the mass of earth, small r is equal to capital R, this is the radius of earth. Then this equation become F is directly proportional to capital M small m divided by r square. So F is equal to, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी निकला है, यहाँ से इक्वल में आएगा, इसके साथ लगेगा कांस्टेंट G m small m divided by r square. This G is the constant of proportionality of earth gravitational constant. मीन्स ये G आपका अर्थ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m कैपिटल M आपका मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ कोई भी चीज अगर आप ड्रॉप करोगे तो वो अर्थ सरफेस पे आएगा. ये हमारा अर्थ सरफेस है, मीन्स अगर ये ऐसा अर्थ सरफेस है, यहाँ से जो भी चीज ड्रॉप करोगे आप तो वो अर्थ सरफेस पे, ये हम लोग रेडियस ही लेते हैं. इसका m2, ये कैपिटल M आपका और ये स्मॉल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R. इसके आगे का स्टडी हम लोग बाद में करते हैं, बट यहाँ तक के एक नहीं है. सो दिस इज आवर ग्रेविटेशनल फोर्स, F इज इक्वल टू Gmm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. यहाँ पे G का वैल्यू अलग है, M का अलग है और R का अलग है. R कितना होता है? 6400 किलोमीटर. G आप लोगों का 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11. कैपिटल M होता है आप लोगों का 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg. राइट, तो ये तीनों टर्म आप लोगों के हैं, बट अभी नहीं हमको लगते न्यूमेरिकल्स में, ये हम लोग बाद में देखेंगे. सो ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया आप लोगों के. नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का सेकेंड फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. जैसा इसके पहले था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस, सेम इसको अलग करो आप, इलेक्ट्रो अलग और मैग्नेटिक अलग. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. टू चार्जेस मीन्स चार्ज हम लोग के पास कितने होते हैं? दो. फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड वन इज नेगेटिव. सो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल फोर्स है आप लोगों का. बेसिकली देखा जाए जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है वायर्स वगैरह में जो हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आप लोग का फ्लो होता है ना. जैसा लिक्विड का अगर देखोगे हम लोग, लिक्विड हम लोग जब स्टडी करते हैं फोर्स ऑफ लिक्विड, क्या होता है? लिक्विड फ्लो होता है मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर फ्लो होता है. वैसे जो हम लोगों का ये वायर में करंट फ्लो होता है वो भी ऐसे ही फ्लो होता है. चार्जेस जो है वो पास होते हैं. अब अगर गुड कंडक्टर रहा तो उसमें से पास हो गया, बैड कंडक्टर रहा तो क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा. वहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स वहीं पे ब्रेक होगा. मतलब अगर आप लोग इंसुलेटर ले लोगे, इंसुलेटर मीन्स क्या होता है? बैड कंडक्टर. इंसुलेटर मीन्स बैड कंडक्टर, जो कंडक्ट नहीं करेगा, उसको आगे फ्लो नहीं करेगा, तो चार्ज वहीं पे आप लोगों
ओके, सो ये हम लोगों के टू चार्जेस पॉजिटिव और निगेटिव। अब ये पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव किधर अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू चार्जेस, इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग जस्ट होल्ड पे रखो। ये एक मैग्नेट, मैग्नेट 1, ये एक मैग्नेट, मैग्नेट 2। अब अगर इनको आप लोग कांटेक्ट में लाओगे तो होगा क्या? इनके बीच में दो फोर्सेस आती हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन। एक्चुअल में वो डिपेंड करता है पोल पे। इसके दो पोल आते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। तो वो हम लोग आगे देखते हैं मैग्नेटिज्म में कि वो कौन से पोल पे अट्रैक्ट करेगा, कौन से पोल पे रिपल करेगा। बट आप लोगों को पता है कि अगर दो मैग्नेट हम लोग लेते हैं तो उसके अंदर में क्या होगा? एक तो अट्रैक्ट करता है, दिस इज अवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक रिपल करता है, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब अपोज करेगा तब। अब अगर ये कांटेक्ट में लाओगे और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो ये कौन सा हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि कौन से आपने दो पार्टिकल, दो ऑब्जेक्ट कौन से लिए? ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, बराबर। तो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा? मैग्नेटिक फोर्स। अब रिपल्शन भी फोर्स होगा तो वो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा, बट वो क्या करेगा? वो अपोजिशन वाला फोर्स होगा। ये आप लोगों का अट्रैक्शन वाला फोर्स है। मैग्नेट ले लिया तो आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? सेम। अब ये दिखाई नहीं देता ना, ये इमेजिनरी वाले पार्ट है। तो ये हम लोगों को क्या करना है? एक चार्ज पॉजिटिव, दूसरा चार्ज नेगेटिव। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर चार्ज आप लोगों का नहीं बनता, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर बनेगा, राइट? तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ गया? ओके, अगर इसके पहले देखो आप लोग इसको, तो इलेक्ट्रो अलग होता है, मैग्नेटिक अलग होता है। मतलब द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मैग्नेट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आगे इसका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस आपको पूरा 12th में एक चैप्टर है, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट थर्ड वन, थर्ड फोर्स इज अवर न्यूक्लियर फोर्स। 1 2 3। न्यूक्लियर फोर्स इसमें दो है। फर्स्ट ए स्ट्रॉन्ग, बी वीकर फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स मीन्स ओके व्हेन द फोर्स बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स, मीन्स ये फोर्स वहां पे मिलेगा। न्यूक्लियर फोर्स आपको कहां पे मिलेगा? इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस कहां होता है? इट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द एटम, राइट? मींस ये एटम के सेंटर में मिलेगा। कोई भी एटम हो तो आप लोग छोटा सा पार्टिकल, बहुत छोटा होता है, सो उसका सेंटर और छोटा आता है बहुत, उसके अंदर में न्यूक्लियॉन्स, बराबर है? उनको जो बाइंड करके रखेगा, पकड़ के जो रखेगा, वो फोर्स कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस which binds the nucleons is called as strong force. सिंपल सा डेफिनेशन है, the force inside the nucleus which binds the nucleons, मतलब न्यूक्लियंस को बाइंड करके रखेगा, वो हम लोगों का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका अपोजिट इनसाइड द न्यूक्लियस बट ब्रेक्स द न्यूक्लियंस is called as वीकर फोर्स। मतलब अगर न्यूक्लियंस को बाइंड करके रखेगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियंस को ब्रेक करेगा या फिर न्यूक्लियंस स्प्रेड होते रहेंगे, फैलते रहेंगे, सो वो कौन सा फोर्स होगा? आपका वीकर फोर्स, ठीक है? ये थे 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब इनके बेसिस पे आते हैं हम लोगों के पास रियल एंड स्यूडो फोर्सेस। कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट तो हो गया था, फोर्सेस विच आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस। रियल एंड इमेजिनरी, सो ये वाला सिंपल, मैं एक ही डेफिनेशन बताता हूँ आपको, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है?
ये फोर्स इसका अपोजिट, ये आ गया मतलब ये इसका अपोजिट होगा. व्हाट इज मीन बाय रियल फोर्स? द फोर्स विच obeys Newton's law of motion, and it is the one of the force of above four. Which is four forces? Gravitational force, electromagnetic force, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स. इन चारों में से कोई भी एक फोर्स होगा तो वो कौन सा फोर्स हम लोगों का? रियल फोर्स. रियल फोर्स मींस इट्स obeys the Newton's law of motion, and one of the force of this four, मतलब ये चार में से अगर कोई एक फोर्स होगा, वो फोर्सेस कौन सा? One of the type of gravitational force, one of the type of electromagnetic force, one of the type of strong nuclear force, one of the type of weaker nuclear force. अगर ये चारों में से कोई भी एक फोर्स होगा, so it is our real force. Real force means, अब ये आपको पता कैसे करना है, what is meant by real and imaginary. So वही कि हम लोगों पे जब कोई फोर्स, लिफ्ट में हम लोग रहते हैं, लिफ्ट अगर अपवर्ड जाएगा, so एक फोर्स जो होता है जो आपको रियलाइज कराता है कि आपका वेट इंक्रीज हो गया. इंक्रीज मतलब आप खुद को किधर फील करते हो? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. मींस कोई तो भी एक फोर्स है जो आपको किधर लेकर जा रहा है? डाउनवर्ड. मींस ये लिफ्ट हो गया, इसके अंदर में आप लोग स्टैंड हो, लिफ्ट का डायरेक्शन किधर? आपका बॉडी वेट किधर? चलो बॉडी वेट, आपका बॉडी वेट जितना है उतना ही रहता है, वो इंक्रीज नहीं होगा. बट जब ये एक्सेलरेट होगा अप डायरेक्शन में, ये एक्सीलरेट किधर हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में. सो आपका बॉडी वेट किधर फील करता है? डाउनवर्ड. सो ये जो डाउनवर्ड फोर्स आता है, इट इज नॉट एन इमेजिनरी फोर्स. बराबर, ये इमेजिनरी फोर्स नहीं है, रियल फोर्स भी नहीं है आप लोगों का. रियल मतलब ऐसा कोई फोर्स भी नहीं है जो आप पे एक्ट हो रहा है. बेसिकली सिर्फ ये क्या है कि जब एक्सेलरेट करते हैं लिफ्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में, सो आपको एक फील होता है कि आपका बॉडी वेट किधर आएगा? डाउनवर्ड. अब है एक्चुअल में डाउनवर्ड ही, लेकिन जब तक रेस्ट, लिफ्ट और आप दोनों रेस्ट कंडीशन पे हो, तो रेस्ट में तो दोनों का वेट किधर है? डाउनवर्ड. वहीं पे जब लिफ्ट को अपवर्ड लेके जाएंगे, अब अगर हम उसका एक्सेलरेशन उसका अपवर्ड हो गया, तो आपका बॉडी वेट किधर आता है? क्योंकि लिफ्ट पे तो एक फोर्स एक्ट हो गया जो लिफ्ट को किधर लेके जा रहा है? अप डायरेक्शन में, राइट. लेकिन आप पे कोई फोर्स एक्ट नहीं हुआ है, आपका बॉडी वेट किधर रहता है? डाउनवर्ड. इसलिए आपको क्या लगता है? सेल्फ वेट इंक्रीजेस. आपको ऐसा लगता है कि हमारा वेट बढ़ गया. सो वो जो आपको फीलिंग आता है, दैट इज अवर रियल फोर्स. ओके. जीरो फोर्स नॉट obeys the Newton's law of motion and not from these forces. 1, 2, 3 and 4. ये हो गया रियल एंड सीडो. नेक्स्ट है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज मीन बाय कंजर्व. कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. इसके पहले एक चीज बताइए, व्हाट इज मीन बाय वर्क डन. सिंपल सा डेफिनेशन है वर्क डन का, या सिंपल सा फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F मल्टीप्लाई बाय D, राइट. इसका यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट मीटर. Means we can say that the work done is depend on force and displacement, right. Now this conservative force means the work done against work done by on the force, sorry, work done by or on the force independent to the path of that force. मीन्स अगर किसी बॉडी पे आप लोग फोर्स एक्ट करो, F, ये बॉडी डिस्प्लेस्ड होगा, दिस इज आवर डिस्टेंस, राइट. आपका कंजर्वेटिव फोर्स का सिंपल सा डेफिनेशन है, वर्क डन अगेंस्ट और बाय ऑन द फोर्स which independent to the path of the distance and path
ऑफ द बॉडी मींस ये बॉडी आपका डिस्प्लेस्ड होगा, जितना बॉडी डिस्प्लेस्ड होगा वो क्या हो गया उसका पाथ, ये यहां से यहां तक मूव हुआ, ये क्या हो गया इसका पाथ। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, राइट। एक होता है वर्क डन बाय द फोर्स, एक होता है वर्क डन ऑन द फोर्स। ये बाय और ये ऑन, डिफरेंस क्या है दोनों में? ये फोर्स रहने दो आप, पहले आप डिफरेंस ये देख लो। वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट मीन्स स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग पे होता है वर्क डन ऑन द स्प्रिंग, और दूसरा होता है वर्क डन बाय द स्प्रिंग। वर्क डन ऑन द स्प्रिंग मीन्स ये आपके पास स्प्रिंग है, जब इसके ऊपर में आप लोग कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा। राइट, मतलब इतना जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये डी डिफ्लेक्शन है ना इतना, तो ये क्या हो गया वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। राइट, सो ये क्या हो गया, फोर्स, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ इस पे, बाय दिस फोर्स वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। अब सेकंड जब ये ऑब्जेक्ट रिलीज करेगा, ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, ऊपर अप डायरेक्शन में, तो ये स्प्रिंग वापस से आपका यही पोजीशन पे आ जाएगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वापस डी में भी हो सकता है इतना, या फिर इससे और ऊपर जाए, तो डिपेंड करता है कितना फोर्स या वो स्प्रिंग कितना आपका कॉम्प्रेस हो रहा है। सो ये था वर्क डन ऑन द स्प्रिंग, और ये आ गया वर्क डन बाय द स्प्रिंग। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। क्लियर देखिए आप लोगों ने, जो आप हैमरिंग करते हो, क्या करते हैं हम लोग, पत्थर डालते हैं उसमें और उसको स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करके जब आप पीछे लेते हो वो क्या होता है, आप लोगों का एग्जांपल, वर्क ऑन दी, एट दैट पोजीशन द एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट रबर एंड इलास्टिक। आप लोग जब उसको स्ट्रेच करते हो, रबर है किसी के पास, इरेजर नहीं, दो वाला रबर, वो बचपन में आप स्कूल में खेलते हो ना, इसमें लगा के थ्रो करते हैं आप, खेला है कभी? तो वो जब आप लोग उसको स्ट्रेच करते हो, मीन्स अगर किसी बॉडी में एनर्जी जब स्टोर्ड होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी, STRAIN, स्ट्रेन एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। जब आप लोग वो स्प्रिंग उसमें लगा के, बुलेट के रबर में लगा के उसमें जब स्ट्रेच करते हो, तो स्ट्रेच करने के बाद होल्ड करके रखो उस पोजीशन में, अब वहां पे क्या हो गया, वर्क डन ऑन दैट स्ट्रिंग, राइट, और एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट स्ट्रिंग, इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। वर्क डन भी मिल गया, फोर्स एक्ट करना है, जब तक कि आप लोग उसको पुल नहीं करोगे, खींचोगे नहीं, वो पीछे आएगा क्या आपका, नहीं, जैसे ही पुल करोगे वो बैक साइड आता है, उसके अंदर वर्क डन होता है, और जैसे आप लोग उसको रिलीज करते हो वो स्टोन जो है बहुत दूर जाकर गिरता है, वो है वर्क डन बाय द, वर्क डन बाय द स्प्रिंग और स्ट्रिंग, वो जो स्प्रिंग रहता है उस पर। मतलब वर्क डन दो टाइप का मिलता है, एक वर्क डन ऑन द स्प्रिंग, एक वर्क डन बाय द स्प्रिंग। आपके पास डेफिनेशन है। अब देखो वर्क डन का आपका कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन करो। Work done by or against the force is independent of the actual path the force is said to be a conservation force. Said to be a conservation force. Work done against A force a force is independent. work done by or against a force is independent of
एक्चुअल पाथ, बस इतना ही हम लोगों को जानना है। वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ फोर्स। अभी बोला मैंने आप लोगों को वर्क डन दो टाइप के, एक ऑन और एक बाय। तो ये ऑन मीन्स ये हो गया आपका अगेंस्ट, और एक सॉरी ये दोनों एक ही है, बाय और अगेंस्ट। मतलब एक तो फोर्स के अगेंस्ट में होगा, बराबर है। ये फोर्स अगर आप जिधर आप एक्ट करोगे, वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ फोर्स। अब जैसा फॉर एग्जांपल अभी आपको बताया था, स्प्रिंग लिया था हम लोगों ने, इस पे फोर्स एक्ट किया था, तो ये क्या हो गया, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग, बट इस फोर्स के थ्रू हुआ, इस फोर्स की वजह से हुआ ना। और दूसरा जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया अगेंस्ट, ये फोर्स एक्ट किया आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म, ये हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म लिया है, इसके अंदर में स्प्रिंग, इसका बॉडी वेट किधर, डाउनवर्ड। सो ये क्या हो गया, वर्क डन बाय दिस फोर्स। ओके, कॉम्प्रेस होने के बाद, ये कॉम्प्रेस था आप लोगों का, अब ये रिलीज कर रहा है, मतलब ये स्टोन आपका ऊपर आ गया, ये फोर्स। अब ये जो ऑब्जेक्ट अप साइड जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अगेंस्ट। ये वर्क डन बाय द फोर्स, ये वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ, नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्चुअल पाथ। मतलब ये जो फोर्स है ये पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है। कैसा नहीं डिपेंड करता है, आपको सिंपल बता दूं। आप लोग मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये ऐसा आप लोगों का वो ग्लेर टाइप जो होता है, अगर ऐसा आप लोग लोगे और इसको स्ट्रेच करोगे तो ये स्ट्रेच ऐसा होगा। यहाँ पे क्या लगा रहता है आपका, स्टोन। अब जब आप लोग इसको, अच्छा वो सॉरी एक गेम भी आया था ना आप लोगों का, एंग्री बर्ड, मैक्सिमम बच्चों ने खेले होगा एंग्री बर्ड। तो उसमें आपको बेस्ट है कि आप लोग जब उसको पुल करते हो बैक साइड में, यहाँ से आप पुल करते हो उसको। अच्छा, आपको उसमें मैंने फालतू में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन दूसरा बताया था, एंग्री बर्ड में प्रोजेक्टाइल बहुत अच्छे से आता है। जी हाँ। अब अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आप लोगों को ये गिराना है, ऐसे कुछ तो हाइट पे रहता है ना वो, ये आपको अगर थ्रो करना है तो इसका हाइट पर ऐसा नहीं आता, ये आप लोग स्ट्रेच करते हो ऐसे, क्योंकि पता है ऐसा स्ट्रेच करोगे तो ये आपका ऐसा जाएगा। और अगर इसको आप लोगों ने ऐसा स्ट्रेच कर लिया फिर ये आपका ऐसा जाएगा। मतलब अगर हाइट इंक्रीज करनी है तो ये पोर्शन किधर आता है, डाउनवर्ड। और अगर आप लोगों को लेंथ इंक्रीज करनी है तो ये किधर आता है, बैकवर्ड। तो अब देखिए कि जब फोर्स हम लोगों ने एक्ट किया, पहला फोर्स किधर आया, बैकवर्ड। इसका पाथ कितना आ गया स्टोन का, सिर्फ कितना ही है, दैट दिस पाथ इज ओवर डी डैश और d1। क्या है, वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, मींस नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ ना, बेसिकली यही है, नॉट डिपेंड ऑन एक्चुअल पाथ। और एक्चुअल पाथ है कितना, यहां से स्टोन लिया है, स्ट्रेच किया है, तो कितना स्ट्रेच किया है, सिर्फ d1। लेकिन जब इसको थ्रो करोगे आप, ये किधर जाके गिरेगा,